तो आज हम लोगों का पेंशन रूल का थर्ड क्लास रहेगा, है ना। पहले भी दो क्लास हम लोग किए हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हम लोग पहले डिस्कस किए हुए थे उसको आप लोग याद रखे होंगे, अभी तक भूले नहीं होंगे, है ना। तो आगे आएंगे हम लोग। बस एक दो सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा आगे कंटिन्यू करने से पहले। फटाफट से हमको बताइए, कोई एक व्यक्ति है जो आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करता था, या फिर मान लीजिए कि कोई नेशनलाइज्ड बैंक में काम करता था, क्या उनका जो प्रीवियस सर्विस है वो आपका काउंट होता है एज क्वालिफाइंग सर्विस? बताइए, फटाफट देखते हैं। चलिए, रवि ने जवाब दिया, आकाश, लिपन, सत्येंद्र, मारियम, दीपंकर, देवेन, परवीन, रमिया, राजीव। बिल्कुल नहीं होता है ना, ये पीरियड जो है आपका काउंट नहीं होता है। बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बताइए हमको, आगे हमको बताइए। हाँ, एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, इसके लिए कितने दिन के भीतर अगर हम कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, एक बार सवाल सुन लीजिए। कितने दिन के भीतर कोई पीएस ग्रुप बी सुपरिटेंडेंट रैंक के ऑफिसर है जो आपका एस आईपीएएसपी से आपका एग्ज़ाम पास करके सुपरिटेंडेंट बना है और वो सुपरिटेंडेंट में ही रिटायर किया सर्विस से, उनको क्या करना है? कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना है आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। कितने दिन के भीतर उनको कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेने पे आवश्यकता है आपका परमिशन लेना, सेंक्शन लेना? कितने दिन के भीतर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेंगे तो उनको सेंक्शन लेना आवश्यक है? नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल, वेरी गुड, सही जवाब। लिपन जी ध्यान दीजिए, सत्येंद्र जी, ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए केवल बोला गया था, और ये बंदा जो है आपका ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो क्योंकि ये ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसको अगर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेंगे तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात को ध्यान दीजिएगा, केवल ग्रुप ए है, ग्रुप बी ग्रुप सी वो लोग इसके भीतर नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि हम ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमने आवेदन दिया और हमारा जो आवेदन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, है ना, रिफ्यूज कर दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया, कितने दिन के भीतर हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं? फटाफट बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड, 30 डेज के भीतर हम ये आवेदन दे सकते हैं। अच्छा, हमको बताइए कि किसी का भी जो पेंशन है उसको कंप्लीटली या फिर उसका पार्ट को विदड्रॉ या विथहेल्ड कर दिया जाता है बाय द जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अंडर विच रूल, कौन सा रूल के तहत ये आपका होता है? बिल्कुल, रूल 8 में ये बात आपका बताया गया है ना। बहुत बढ़िया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे। आगे आते हैं हम लोग, उसके पहले और, हाँ, चलिए आगे आ जाते हैं। जहाँ तक हमारा हुआ है इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में 17 तक देखे हुए थे, है ना। लास्ट क्लास हम लोग जो कर रहे थे उसमें कहाँ तक देखे हुए थे? 17 तक देखे हुए थे। तो आज उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 17, काउंटिंग ऑफ सर्विस एज अप्रेंटिस, है ना। तो ये हम लोग देखे हुए थे लास्ट क्लास में। हम लोग आते हैं रूल 18 में। रूल 18 में क्या बोला गया था? रूल 18 में बताया गया था काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। किस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कोई बंदा सर्विस में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे क्या प्रोविजन है? तो बोला जा रहा है, इफ ए पर्सन हु इज इनिशियली एंगेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट for a specified period and subsequently appointed on or before 31/12/2003 to the same or another post in a substantive capacity in a pensionable establishment without interruption of duty, such period of service shall be counted as क्वालिफाइंग सर्विस। तो क्या बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति क्या हुआ था? इनिशियली एंगेज हुए थे गवर्नमेंट के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे इनिशियली किसी पर्टिकुलर पोस्ट में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था या एंगेजमेंट हुआ था, और
सब्सिक्वेंटली क्या होता है, सब्सिक्वेंटली वो आपका अपॉइंटेड हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में ही ऑन और बिफोर 31/12/2003। उस सेम पोस्ट में भी हो सकता है, किसी दूसरे पोस्ट में भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है इट इज़ ऑन सब्सटेंटिव कैपेसिटी, है ना, ये सब्सटेंटिव कैपेसिटी में है, यानी कि परमानेंट नेचर का है ना। और बोला जा रहा है ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये किसी पेंशनेबल स्टैब्लिशमेंट में हुआ है, और ये प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में वो जो चल रहा था, और ये जो नया अपॉइंटमेंट उनका सब्सटेंटिव कैपेसिटी में यहाँ पे हुआ, इस दोनों के भीतर कोई भी इंटरप्शन नहीं है, विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ ड्यूटी। तो बोला जा रहा है सच पीरियड ऑफ सर्विस शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ पे जो सर्विस उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया हुआ था उस पीरियड को भी हमारा क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। बोला जा रहा है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। अब ये बात एक देखिए, यहाँ पे एक क्लॉज छोटा सा रख दिया, टर्म्स एंड कंडीशन। बोला गया गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन द कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड विथ इंटरेस्ट देयर शैल बी रिफंडेड। अब बोला गया ठीक है, तुम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे और तुमको हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट दिया, तुम्हारा पुराना सर्विस पीरियड जो था उसको भी काउंट किया जाएगा। बस बात एक ध्यान देना है, उस सर्विस पीरियड के दौरान तुम्हारा अगर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो था वहाँ पे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा था, साथ में गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा था, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन जमा किया जाएगा वो अमाउंट, और साथ में जो उसका इंटरेस्ट अर्न करेगा वो अमाउंट, तो इन दोनों को क्या करना रहेगा, हमको रिफंड करना रहेगा, तभी जाके ये प्रीवियस पीरियड जो है दैट पीरियड मे बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। क्लियर है। तो ये हमारा कहाँ पे बताया गया, रूल 18 में ये बातें बताया गया। अब आते हैं हम लोग रूल 19 में। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ऑडियो वीडियो सॉरी वीडियो बार बार बोल देते हैं, ऑडियो क्लियर है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग रूल 19। रूल 19 क्या बताता है, रूल 19 हमको बताता है काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस, काउंटिंग ऑन काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस इन केस ऑफ री एम्प्लॉयड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का री एम्प्लॉयमेंट हुआ है और पहले भी वो आपका सिविल सर्विस में था, तो प्रीवियस जो पीरियड था उस पीरियड को कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे हम काउंट करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। क्या बोला जा रहा है, इफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट who having returned from a compassionate having retirement, who is having a retirement on compensation pension, invalid pension, and is re-employed and appointed to a substantive post on or before 31/12/2003 to serve to a service or a post to which दिस रूल अप्लाई। दिस रूल का मतलब कौन सा रूल, ये जो सीसीएस पेंशन रूल 2021 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके भीतर जो डिफरेंट प्रोविजंस है इस रूल के बारे में बताया जा रहा है। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका रिटायरमेंट हुआ है ना, रिटायरमेंट हुआ है, और रिटायरमेंट के लिए उनको आइदर रिटायरमेंट हुआ है बेस्ड ऑन कंपेंसेशन पेंशन और इनवैलिड पेंशन, तो आइदर उसको हम कंपेंसेशन पेंशन देके उसको हम निकाले हैं, या फिर उसको इनवैलिड पेंशन देते हुए सर्विस से निकाला गया। तो उसके बाद अगर उनका रीएम्प्लॉयमेंट होता है, इसके बाद अगर उनका रीएम्प्लॉयमेंट होता है एंड अपॉइंटेड टू एनी सब्सटेंटिव पोस्ट, उनका अपॉइंटमेंट होता है किसी सब्सटेंटिव पोस्ट में, तो वहाँ पे क्या होगा, बोला जा रहा है इफ ही ड्रॉज द पेंशन एंड रिटेन द ग्रेचुइटी सैंक्शनड फ्रॉम हिज अर्लियर सर्विस, द फॉर्मर सर्विस शेल नॉट बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो फंडा बेसिक छोटा सा बात आपको याद रखना है, क्या कि आपका रिटायरमेंट हुआ है, किसी भी ग्राउंड पे आपका रिटायरमेंट हुआ है, रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ पेंशन मिल रहा है, आपको कोई अमाउंट रिटायरमेंट के दौरान ग्रेचुइटी मिला हुआ था, तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो पेंशन आपको मिला हुआ था, जो ग्रेचुइटी आपको मिला हुआ था, अगर आप चाहते हो कि इस पेंशन को, इस ग्रेचुइटी को आप रिटेन करोगे,
अगर आप चाहते हैं कि जो पेंशन आपने ड्रॉ किया या फिर जो ग्रेचुइटी आपको मिला इसको आप चाहते हैं रिटेन करना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो प्रीवियस सर्विस है ना, फॉर्मर सर्विस शैल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस। यहाँ पे आपका जो पुराना सर्विस है दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। ये बात आपको ध्यान देना है। आपको पुराना जो हिसाब निकास था उसको आप खत्म करिएगा तभी जाके नया वाला आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब क्या बोला जा रहा है, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट refund the retirement gratuity, the amount of commutation and pension he has drawn and the previous service shall be counted as qualifying service। तो बस यही बात तो हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे बोला अगर नहीं देगा तो उसको हम क्वालिफाइंग सर्विस नहीं बोलेंगे, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो मिला हुआ था, अगर वो उसको रिफंड कर देता है, जो कम्यूटेशन का वैल्यू उनको मिला हुआ है, अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन जो उनको मिला हुआ है, अगर वो वापस कर देता है, जो पेंशन उन्होंने ड्रॉ किया अगर वो वापस कर देता है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस सर्विस उन्होंने उस अर्लियर पोस्ट में दिया था, किया था, सर्विस किया था, तो वो पीरियड को भी हम लोग यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट करेंगे। क्लियर है? अब इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वांट टू रिफंड द पेंशन, अब बोला गया ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट ने देखा कि नहीं हमको फायदा है, वो वाला हम वापस कर देते हैं, नया वाला हम रखते हैं, क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ जाएगा, पेंशन बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। तो बोला जी इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वांट टू रिफंड द पेंशन ग्रेचुइटी एंड कम्यूटेशन अमाउंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता है कि भैया हम उसको रिफंड कर देंगे, जो हमको पेंशन मिला था, ग्रेचुइटी मिला था, कम्यूटेशन वैल्यू मिला था, हम क्या करेंगे उसको आपका रिफंड कर देंगे, तो बोला गया ही कैन रिफंड द होल अमाउंट इन मैक्सिमम 36 इंस्टॉलमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल को ध्यान दीजिए कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता है प्रीवियस सर्विस के लिए उनको जो पेंशन मिला, उनको जो ग्रेचुइटी मिला, जो कम्यूटेशन वैल्यू पेंशन का कम्यूटेशन किया गया था, जो वैल्यू उनको मिला हुआ था, जो उन्होंने ड्रॉ किया था, अगर वो चाहता है कि उसको रिफंड कर देना, तो बोला जा रहा है वो रिफंड कर सकता है, कोई आपत्ति डिपार्टमेंट का नहीं रहेगा। बस कंडीशन एक याद रखना है कि the refund of the whole amount shall be made in maximum 36 installment। मैक्सिमम 36 महीने के भीतर उनको ये अमाउंट जो है 36 इंस्टॉलमेंट के भीतर उनको ये अमाउंट जो है आपका रिफंड कर देना है। ठीक है, आगे क्या बताया गया 19 में, बोला जा रहा है इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग इलेक्टेड टू रिफंड द ग्रेचुइटी डाइज बिफोर द एंटायर अमाउंट इज रिफंडेड। अब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने बोला था कि हम क्या करेंगे, हम ये प्रीवियस जो अमाउंट था ये हम आपका रिफंड कर देंगे। तो इन केस ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज हु हैविंग इलेक्टेड टू रिफंड द अमाउंट, जिसने इलेक्ट किया था, चॉइस किया था कि नहीं हम ये अमाउंट को रिफंड कर देंगे, बट द पर्सन हैज डाइड बिफोर द एंटर अमाउंट इज रिफंडेड, एंटर अमाउंट रिफंड होने से पहले ही उनका डेथ हो जाता है, तो बोला जा रहा है इस परिस्थिति में द अमाउंट अनरिफंडेड है ना, द अमाउंट ऑफ अनरिफंडेड ग्रेचुइटी शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डेथ ग्रेचुइटी। तो जो ग्रेचुइटी द अमाउंट ऑफ अनरिफंडेड ग्रेचुइटी, जो ग्रेचुइटी आपका रिफंड नहीं किया गया, बाकी रह गया, मान लीजिए उनको 5 लाख रुपए वापस करना था, 4.5 लाख रुपए किए, इंस्टॉलमेंट में चल रहा था और 50,000 वो नहीं कर पाया, तो उस केस में द अमाउंट ऑफ अनरिफंडेड ग्रेचुइटी शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डेथ ग्रेचुइटी। ये इसको एडजस्ट किया जाएगा जब डेथ ग्रेचुइटी का पेमेंट हम उनको करेंगे, तो वहां से ये ड्यू अमाउंट जो है उसको आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये बात को हमको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 1 मिनट प्लीज वेट करिए। चलिए अब आते हैं हम लोग अब आते हैं हम लोग रूल 20 में। ठीक है, रूल 19 हम लोग देखा, अब आते हैं हम लोग रूल 20 में। रूल 20 में क्या बोला गया, काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया। तो बोला जा रहा इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट wants to
कंटिन्यू टू ड्रॉ द मिलिट्री पेंशन। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करता है, वो कंटिन्यू कर रहा है। जो पहले उनको मिलिट्री पेंशन मिल रहा था उसको मिलना जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, और वो जो अपना ग्रेचुइटी वहाँ पे मिला हुआ था उसको भी रिटेन कर लेता है ना। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो मिलिट्री पेंशन उनको मिल रहा था वो पेंशन वो रिसीव कर रहा है कंटिन्यूअसली, जो ग्रेचुइटी उनको मिला था वो उसको रिटेन कर रहा है। तो ऐसा केस में जो उनका प्रीवियस सर्विस था, मिलिट्री सर्विस था, दैट पीरियड शैल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस। ये पीरियड आपका क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं होगा। If a government servant refund the retirement gratuity, amount of commutation and pension he has drawn, the previous service shall be counted as क्वालिफाइंग सर्विस। तो जैसे हम लोग पिछले वाला केस में भी देखा, यहाँ पे भी सेम है कि आपको अगर जो पेंशन मिला है, जो ग्रेचुइटी मिला है, जो आपका कम्यूटेशन वैल्यू मिला है, अगर आप उसको रिटेन करते हो तो प्रीवियस पीरियड जो है वो आपका क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप उसको रिफंड कर देते हो तो दैट पीरियड विल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। अब क्या बोला जा रहा है, री एम्प्लॉयड मिलिट्री पेंशनर्स should exercise option under rule 19 within 1 year from the date of री-एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो आपका री एम्प्लॉयड मिलिट्री पेंशनर्स रहेगा, मतलब जिसको मिलिट्री पेंशन मिल रहा था और बाद में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे किसी पोस्ट पे, दूसरे किसी सर्विस में उनका री-एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो री-एम्प्लॉयमेंट के 1 साल के भीतर उनको ऑप्शन फर्निश करना रहता है कि वो क्या चाहता है। जो प्रीवियसली उनको पेंशन मिल रहा था वो उसको कंटिन्यू करना चाहता है, या फिर वो उसको वापस कर देना चाहता है और उस पीरियड को चाहता है कि वो आपका क्वालिफाइंग सर्विस बना ले। तो ऐसा ऑप्शन उनको फर्निश करना रहता है। ऑप्शन फर्निश करने के लिए 1 साल का समय उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है, 1 साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बोला जा रहा था पेंशनरी बेनिफिट रिसीव्ड फॉर द पास्ट सर्विस शुड बी रिफंडेड विथ इंटरेस्ट। अब देखिए ये एक सवाल हो सकता है कि जो हमारा पेंशनरी बेनिफिट हमको मिला था, अगर हम रीएम्प्लॉयमेंट लेते हैं और वहाँ पे हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे हम पेंशन का बेनिफिट लेंगे, उस पीरियड को हम क्वालिफाइंग सर्विस करेंगे और वो प्रीवियस जो पेंशनरी बेनिफिट था उसको हमको रिफंड करना है, तो क्या उसमें कोई इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तो बोला जा रहा है देखिए अगर वो अमाउंट को हम रिफंड करते हैं तो साथ में हमको इंटरेस्ट भी पे करना रहेगा। तो पेंशनरी बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द फर्स्ट सर्विस शुड बी रिफंडेड विथ इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट कब से लगेगा, तो बोला जा रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। जिस दिन आपको वो मिला था पेंशनरी बेनिफिट उसी दिन से आपका इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो बोला जा रहा है जीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही अमाउंट इसके ऊपर भी लागू होगा। और कब से कब तक आएगा, तो बोला जा रहा है जिस दिन जो आपका डेट ऑफ रिसिप्ट था वहां से शुरू होगा और जो आपका डेट ऑफ रिफंड है वहां पे जाके आपका खत्म होगा। और रेट क्या रहेगा, तो जीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है टाइम टू टाइम, मतलब पहले मान लीजिए कम था बाद में ज़्यादा हुआ, पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ, तो जो आपका टाइम टू टाइम आपका वेरी करते रहता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे जो भी जीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लगाएंगे ये जो अमाउंट का रिफंड किया गया उस अमाउंट पे। तो जब एप्लीकेशन हम करेंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा कि जीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो जितना जीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लगाएंगे, डेट ऑफ रिफंड और डेट ऑफ रिसीव इन दोनों ई पीरियड के भीतर जो अंतर है उस पीरियड में उस रेट में आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। अब आते हैं हम लोग रूल 21। रूल 21 में क्या बताया गया, यहाँ पे बोला जा रहा है काउंटिंग ऑफ पीरियड स्पेंट ऑन लीव। कोई बंदा छुट्टी में गया उस पीरियड को कैसे हम लोग काउंट करेंगे, है ना। तो बोला जा रहा है ऑल लीव ड्यूरिंग द सर्विस फॉर विच लीव सैलरी इज पेएबल शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो कोई भी छुट्टी जिसमें हमको लीव सैलरी मिल रहा था, है ना, वो सारा जो है आपका क्वालिफाइंग सर्विस कहलाएगा। साथ ही साथ बोला गया सारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे दिया गया वो भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस कहलाएगा। तो ऑल लीव जिसमें हमको लीव सैलरी मिला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है ना जिसमें हमको मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे जो ग्रांट किया गया,
दोनों केस में ये पूरा जो पीरियड है इट विल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। फिर क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कुछ और भी केसेस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में जिसको भी हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस काउंट करते हैं। जैसे बोला जा रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अदर देन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, extraordinary leave other than on medical certificate granted by the appointing authority, the period of that leave may be allowed as qualifying service due to inability to join or rejoin duty in case of civil commotion या फिर फॉर प्रोसिक्यूटिंग हायर साइंटिफिक टेक्निकल स्टडीज। तो दो केस है जिसको यहाँ पे आपका अलग से बताया गया। बोला गया इन दोनों केस को भी हम लोग क्या करेंगे, क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। कौन सा केस, एक अगर कहीं पे सिविल कमोशन होता है, सिविल कमोशन अगर कहीं पे होता है उस कारण से कोई बंदा जो है वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया या फिर वो रिज्वाइन नहीं कर पाया, तो इस पीरियड को, जिस पीरियड में सिविल कमोशन के कारण वो बंदा जो है आपका ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया, उस पीरियड में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव रहेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको भी आपका ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। फिर बोला गया हायर स्टडीज़, जैसे हायर साइंटिफिक या फिर टेक्निकल स्टडी जो है, इसको करने के लिए कोई बंदा अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में जाता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट देने का आवश्यकता नहीं है, उस पीरियड को भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। तो ये हमारा रूल 21 में बताया गया है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है जिसमें देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कि सर्विस बुक में कैसे इसका एंट्री होगा, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो बोला जा रहा है ए डेफिनेट एंट्री शैल बी मेड इन द सर्विस बुक ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू द इफेक्ट दैट द पीरियड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव शैल नॉट बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस और नॉट, या फिर ये इसको शैल बी, इसको हम लोग शैल नॉट भी ना करके इसको हम लोग शैल भी करते हैं, है ना, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो है उस पीरियड को वेदर दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस और नॉट। तो एक डेफिनेट एंट्री शुड बी देयर इन द सर्विस बुक, जहाँ पे जो भी हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेंगे वो हमको ये बताएगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो लिया गया था उस लीव को क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है, if such an entry in the service book is not made at the time of grant of extraordinary leave, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को ग्रांट किया जा रहा था अगर उस दौरान ऐसा एंट्री वहाँ पे नहीं किया गया तो दिस एंट्री कैन बी मेड सब्सिक्वेंटली, तो ये एंट्री आपका बाद में भी किया जा सकता है, बट याद रखना है कि नॉट लेटर देन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का जो डेट था, रिटायरमेंट का, तो बोला जा रहा है देखिए अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कोई बंदा लिया है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कोई बंदा लिया है, अब उस पीरियड को हमको कैसे ट्रीट करना रहेगा, वेदर दिस पीरियड विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी और नॉट, मतलब वेदर दिस पीरियड विल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस और नॉट, दैट डेफिनेट एंट्री शैल बी मेड इन द सर्विस बुक। अब बोला जा रहा है कि इफ नो सच एंट्री इन द सर्विस बुक इज मेड एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव किसी को दिया जा रहा था उस दौरान अगर ये एंट्री नहीं किया गया तो उसको बाद में भी किया जा सकता है, बट नॉट लेटर देन 6 मंथ बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के एटलीस्ट 6 महीना पहले तक वो एंट्री सर्विस बुक में हो जाना चाहिए। ये बात हमको ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट के एटलीस्ट 6 महीना पहले तक ये एंट्री उस सर्विस बुक में हो जाना चाहिए। इफ नो सच एंट्री इज मेड इन द सर्विस बुक, अगर सर्विस बुक में इस प्रकार का कोई भी एंट्री नहीं किया गया है तो द पीरियड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव शैल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस, अगर अलग से वहाँ पे कुछ बताया नहीं गया, ये बात को ध्यान दीजिए, अगर सर्विस बुक में अलग से मेंशन नहीं किया गया कि भाई इसको आपको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं करना है, अगर ऐसा कोई डेफिनेट एंट्री वहाँ पे नहीं है तो जो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव का जो पीरियड है दैट पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस, तो उस पीरियड को हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस मान लेंगे। अगर डेफिनेट एंट्री रहेगा तभी उसको हटाएंगे, अदरवाइज उसको हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस मान लेंगे। ठीक है,
आगे आते हैं रूल 22, जहां पे बताया गया काउंटिंग द पीरियड्स स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में अगर कोई बंदा रहेगा उस पीरियड को कैसे हम ट्रीट करेंगे। देखिए दोनों केस में आपका एंट्री जो है आपका 1 साल के भीतर ही हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अलग से ऑप्शन अंडर रूल 19 में आपका अलग से पीरियड जो है उसको जिक्र नहीं किया गया, बट 20 में जहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि ऑप्शन फर्निश करना है, जैसे 19 में है और उसके लिए 1 साल का टाइम दिया जाता है, तो यहाँ पे भी आप उसी हिसाब से इसको ले सकते हो कि प्री रिटायरमेंट के केस में भी आपको 1 साल के भीतर ही उसको आवेदन देना रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 20 में बोला 19 के तरह ही आपको आवेदन देना है, और दैट एप्लीकेशन और दैट ऑप्शन शुड बी फर्निश्ड विद इन 1 ईयर। तो सिमिलर दोनों चीज़ें आपका सिमिलर है, तो हम लोग उसको 1 साल लेके ही चलेंगे कि 1 साल के भीतर उनको ये आपका ऑप्शन जो है फर्निश करना रहेगा। अब आते हैं हम लोग रूल 22 में। रूल 22 में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई बंदा ट्रेनिंग में था तो उस पीरियड को कैसे आपका ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है इन केस ए गवर्नमेंट सर्वेंट who was required to undergo a departmental training before the regular appointment to group C post, the period of such training shall be counted as qualifying service if he receives the pay and allowance or stipend। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको कोई डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना था, है ना, आफ्टर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग ही उसको इरेगुलर अपॉइंटमेंट मिला है ना, और वो बंदा जो है आपका ग्रुप सी पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है द पीरियड ऑफ सच ट्रेनिंग शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ पे वो जो ट्रेनिंग पीरियड था उस ट्रेनिंग पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा, बट कंडीशन क्या है, उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उस बंदे को कुछ पे मिल रहा था, कुछ अलाउंस मिल रहा था, या फिर स्टाइपेंड मिल रहा था। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग के बाद रेगुलर अपॉइंटमेंट उनका होता है ग्रुप सी पोस्ट में, तो उसके पहले जो पीरियड उन्होंने ट्रेनिंग में था उसको भी क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। बस कंडीशन ये है कि उसके लिए उस ट्रेनिंग पीरियड में उनको कोई पे एंड अलाउंस मिलना चाहिए या फिर आपका स्टाइपेंड मिलना चाहिए। अगर पे एंड अलाउंस उनको मिल रहा था, स्टाइपेंड उनको मिल रहा था, तो ये पीरियड को आपका क्वालिफाइंग सर्विस आपका ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेट आपका अलग से बोल दिया गया था ग्रुप सी। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, द गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर डिसाइड वेदर द टाइम स्पेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर ट्रेनिंग इमीडिएटली बिफोर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस अंडर द गवर्नमेंट शैल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो पहला केस में हम लोग देखा कि ग्रुप सी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसके लिए डेफिनेट यहाँ पे बोल दिया गया कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट ग्रुप सी पोस्ट में होता है और रेगुलर अपॉइंटमेंट उनको हुआ है फॉलोड बाय डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, तो प्रीवियस जो पीरियड था उस पीरियड को, ट्रेनिंग पीरियड जो था उसको हम क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। अब बाद में यहाँ पे आपका बोला गया कि आपका कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनके लिए इस पीरियड को कैसे ट्रीट करना है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर अलग से आपका बताएगा, है ना। द गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर डिसाइड वेदर द टाइम स्पेंट by a government servant under training immediately before appointment to service shall be counted as qualifying service or not। तो ये गवर्नमेंट को ऑर्डर करना है, गवर्नमेंट को बताना है कि उस ट्रेनिंग पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। where the time spent by a government servant under training immediately before appointment to service, under that the government is counted as qualifying service, the interruption due to the training and regular appointment before the being different stations not exceeding the joining time permissible अंडर रूल्स ऑफ ट्रांसफर शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो पहला केस हमने देखा कि जहाँ पे ग्रुप सी को बोला गया कि ग्रुप सी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके अगर
रेगुलर अपॉइंटमेंट से पहले वो ट्रेनिंग उनका हुआ था, तो वो ट्रेनिंग पीरियड जो था उसको हम लोग ड्यूटी काउंट कर लेंगे, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। वो पीरियड भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। फिर बोला गया कि गवर्नमेंट जो है सारा गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बाय ऑर्डर ये बताएगा कि वेदर उसका जो ट्रेनिंग पीरियड था वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस और नॉट, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ट्रेनिंग के बाद अपॉइंटमेंट उनका होता है, रेगुलर अपॉइंटमेंट उनका होता है, और ट्रेनिंग और रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है अलग अलग स्टेशन पे हो रहा है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो जॉइनिंग टाइम है वो जॉइनिंग टाइम उनको दिया जा सकता है ना। जॉइनिंग टाइम अगर मान लीजिए उस पीरियड में कोई इंटरप्शन था, तो उस इंटरप्शन को भी हम यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस मान सकते हैं। where the time spent by a government servant under training immediately before appointment to a service under the government is counted at qualifying service। जब भी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रेनिंग पीरियड को हम क्वालिफाइंग सर्विस काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी इंटरप्शन आता है, कोई भी इंटरप्शन आता है बिटवीन द ट्रेनिंग एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट, क्योंकि ट्रेनिंग जहाँ पे हुआ था और रेगुलर अपॉइंटमेंट जहाँ पे हो रहा है ये दोनों डिफरेंट स्टेशन पे है, अलग अलग जगह पे है ना। तो यहाँ पे उस पीरियड को, उस इंटरप्शन पीरियड को भी हम क्वालिफाइंग सर्विस मान सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, ये इंटरप्शन पीरियड जो है दिस शैल नॉट बी एक्सीडिंग द जॉइनिंग टाइम परमिसेबल अंडर द रूल्स ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर रूल में जो जॉइनिंग टाइम परमिसेबल है उस जॉइनिंग टाइम से ज़्यादा पीरियड का अगर इंटरप्शन है तो उसको हम क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मानेंगे। बट मान लीजिए 10 दिन का हमारा जॉइनिंग टाइम वहाँ पे हो सकता था और हमने इंटरप्शन जो है 6 दिन का ही लिया, तो वो जो 6 दिन है उसको भी हमारा क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। बट जॉइनिंग टाइम था हमारा 10 दिन का, बट 12 दिन का इंटरप्शन ले लिया तो वहाँ पे हमारा एक्सेस हो गया, तो पूरा पीरियड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्वालिफाइंग सर्विस। तो ये बात हमारा यहाँ पे बताया गया। अब क्या बोला जा रहा है, वेयर द पीरियड ऑफ इंटरप्शन इज इन एक्सेस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। देखिए जहाँ पे इंटरप्शन पीरियड जो है वो ज्वाइनिंग टाइम से ज़्यादा हो जाता है ना, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स सच पीरियड ऑफ इंटरप्शन, ये जो पीरियड ऑफ इंटरप्शन रहेगा इन एक्सेस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम शैल बी रेगुलराइज्ड बाय द ग्रांट ऑफ लीव। अब मान लीजिए 10 दिन था, 12 दिन हम ले लिए, तो ये जो 2 दिन है इस 2 दिन का हमारा छुट्टी दिखाया जाएगा कि भाई ये छुट्टी में था या जो भी था, तो वो पीरियड को हमारा क्वालिफाइंग के लिए नहीं आएगा, है ना। अदरवाइज आपका मान लीजिए अब वो पीरियड जो है आपका लीव दिखाया जाएगा। यही बात आपका यहाँ पे बताया गया है कि वेयर द पीरियड ऑफ इंटरप्शन इज इन एक्सेस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम ड्यू टू द एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन such period of interruption in excess of joining time shall be regularized by the grant of leave। तो यहाँ पे हम उसको लीव ग्रांट कर देंगे उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। इफ नो सच लीव इज ड्यू बाय ग्रांट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, तो अगर कोई भी लीव उनके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिखाया जाएगा। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कौन दिखाएगा, तो बोला जा रहा है हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इस जगह पे दिखाएगा। एंड द पीरियड ऑफ इंटरप्शन regularized by grant of extraordinary leave shall be counted as qualifying service। अब ये जो पीरियड को हमने छुट्टी दिखा दिया या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दिखा दिया है ना, किसी भी प्रकार का छुट्टी, अगर छुट्टी नहीं था तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दिखा दिए। अब क्योंकि छुट्टी दिखाने के बाद उस पीरियड का रेगुलराइजेशन हो गया तो उस पीरियड को भी हम यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, है ना, कि हमने क्या क्या देखा कि अगर ज्वाइनिंग टाइम जो है वो उससे कम समय आपका लिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्शन पीरियड जो है उसके भीतर का है। ঠিক আছে যাচ্ছি যাচ্ছি তুমি এটা একটু খুলে ঠান্ডা लगता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ट्रेनिंग पे था, ये हम लोग देख लिया। इंटरप्शन जो है
इंटरप्शन जो है ज्वाइनिंग पीरियड से कम था तो उसको हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस दिखा देंगे। इंटरप्शन जो है क्वालिफाइंग सर्विस ज्वाइनिंग टाइम से ज़्यादा था तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जितना दिन एक्सेस होगा उतना दिन को छुट्टी दिखाया जाएगा। अब अगर नॉर्मल छुट्टी है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी सैंक्शन कर देगा, अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है तो ये आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और चाहे उसको हम लीव दिखाए चाहे उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिखाए, वो सारा पीरियड जो है आपका क्वालिफाइंग पीरियड के भीतर आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग रूल 23 जहाँ पे बताया जा रहा है काउंटिंग ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन पीरियड को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो बोला जा रहा है टाइम पास्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन pending the inquiry into a conduct shall count as qualifying service where on conclusion of such inquiry he has been fully exonerated and the suspension is held wholly unjustified। जहाँ पे इंक्वायरी करने से पहले ही गवर्नमेंट सर्वेंट को हमने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया था, और जब इंक्वायरी कंक्लूशन हुआ तो कंक्लूशन पे पाया गया कि बंदा का कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, वो फुल्ली एक्सोनरेटेड हो गया, या फिर जो सस्पेंशन पीरियड जो था इट हैज़ बिन हेल्ड होल्ली अनजस्टिफाइड। जैसे सस्पेंशन के बाद अगर माइनर पेनल्टी हो जाता है तो सस्पेंशन जो है अनजस्टिफाइड हो जाता है ना। इसको ध्यान देना है कि अगर किसी को सस्पेंड किया जाएगा तो उसको मेजर पेनल्टी किया जाएगा, तभी जाके वो सस्पेंशन का पीरियड जो है वो आपका वैलिड रहेगा, अदरवाइज पूरा पीरियड जो है होल्ली अनजस्टिफाइड हो जाएगा। तो बोला जा रहा है द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस unless the authority competent to pass order as the competent authority may declare। तो बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो सस्पेंशन का जो पीरियड है इसको जनरल कंडीशन पे हम क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मानेंगे, है ना, जनरली नॉट काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। बट अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने अलग से ऑर्डर पास किया और वहाँ पे बताता है कि नहीं इस पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा, तो उसको भी हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस मान लेंगे, ठीक है। अगर अलग से इसको प्रिसाइजली उल्लेख नहीं किया गया तो सस्पेंशन पीरियड जो है उसको आपका नॉट क्वालिफाइंग सर्विस ही माना जाएगा। बोला जा रहा है इन ऑल केसेस ऑफ सस्पेंशन द कंपिटेंट अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर। In case of all suspension, in all cases of suspension, the competent authority shall pass an order specifying that if the any period of suspension shall count as qualifying service and a definite entry shall be made in the service book of the government servant in this regard। तो क्या बोला जा रहा है, इन ऑल केसेस ऑफ सस्पेंशन, जब भी कोई भी सस्पेंशन का केस आएगा तो कंपिटेंट अथॉरिटी को क्या करना है, एक ऑर्डर पास करना है जहाँ पे वो ये बात स्पेसिफाई कर देगा वेदर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस और नॉट, है ना। एक डेफिनेट एंट्री सर्विस बुक में होना चाहिए जहाँ पर क्लियरली ये बात को मेंशन किया जाएगा कि वेदर दिस पीरियड शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस और नॉट, ठीक है। बोला जा रहा है नीड फॉर मेकिंग प्रॉपर एंट्रीज इन द काउंट एंट्रीज फॉर काउंटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। तो ये हम लोग देख लिया कि डेफिनेट एंट्रीज रहेगा जहाँ पे बताया जाएगा उसको काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सस्पेंशन शुड बी होल्ली अनजस्टिफाइड व्हेन द प्रोसीडिंग एंड्स विद एन माइनर पेनल्टी। हम लोग पहले भी देखे थे कि मेजर पेनल्टी का चार्जशीट करने के बाद भी माइनर पेनल्टी दिया जा सकता है ना। मेजर पेनल्टी का चार्जशीट करने के बाद भी माइनर पेनल्टी दिया जा सकता है। तो कोई बंदा को अगर सस्पेंशन हमने किया तो उनको मेजर पेनल्टी का चार्जशीट हम लोग इशू करते हैं, बट बाद में अगर किसी कारणवश लगा कि नहीं मैटर जो है इतना ग्रेव नेचर का नहीं था तो उनको माइनर पेनल्टी दिया जाए। तो अगर माइनर पेनल्टी दिया जाता है तो ये जो सस्पेंशन का पीरियड था द होल पीरियड शैल बी अनजस्टिफाइड, ठीक है। तो वो आपका अनजस्टिफाइड हो जाएगा, ये बात हमको ध्यान रखना है। आगे आते हैं हम लोग रूल 24 जहाँ पे बताया गया फोरफीचर ऑफ सर्विस ऑन डिसमिसल और रिमूवल। किसी बंदे का अगर सर्विस से डिसमिसल हो जाता है
सर्विस से रिमूवल हो जाता है, तो पूरा जो पास्ट सर्विस उनका था उसका फोरफीचर हो जाता है। वही बात यहाँ पे बताया गया, डिसमिसल और रिमूवल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, डिसमिसल और रिमूवल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम ए सर्विस और पोस्ट एंटेल्स फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उनका जो प्रीवियस सर्विस था सारा सर्विस को फॉरफिट कर दिया जाएगा, वो सर्विस को और काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन कैलकुलेशन। आगे आता है रूल 25, जहाँ पे बताया गया काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस ऑन री इंस्टेटमेंट। तो कोई बंदा को हमने सर्विस से निकाल दिया था और बाद में उनका क्या होता है, री इंस्टेटमेंट हो जाता है। तो बोला जरे गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड, रिमूव्ड और कंपल्सरीली रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस बट इज रीइंस्टेटेड ऑन अपील और रिव्यू इज entitled टू काउंट हिज पास्ट सर्विस एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो कोई बंदा को हम सर्विस से रिमूव या डिसमिस कर दिए थे, कंपलसरी रिटायरमेंट करवा दिए थे, बट फर्दर क्या हुआ, इन अपील और रिव्यू उनको रीइंस्टेटमेंट हो गया। तो बोला जरा यहाँ पे जो उनका पास्ट सर्विस रहता है उसको भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है। अब एक बात आता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उन्होंने काम किया, इसके बाद इस पीरियड में जाके उनको सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ पे जाके उनको सर्विस से निकाल दिया गया, है ना। तो ये जो इंटरमीडिएट पीरियड है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम तो आपका क्वालिफाइंग सर्विस मान लेंगे। अब इस पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में भी देखिए यहाँ पे आपका बताया गया। क्या बोला जा रहा है, द पीरियड ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस between the date of dismissal, removal or compulsory retirement as the case may be and the date of reinstatement and the period of suspension if any shall not be counted as qualifying service unless regularized as duty or leave। तो क्या क्या घटना हुआ यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो एक हुआ उनका सस्पेंशन, ठीक है, पहले क्या हुआ, उनका सस्पेंशन हुआ, सस्पेंशन के बाद मान लीजिए उनका रिमूवल और डिसमिसल हो गया, ठीक है। अब कुछ दिन बाद उन्होंने आवेदन किया और यहाँ पे उनका रीइंस्टेटमेंट होता है ना। तो सस्पेंशन यहाँ पे हुआ, रिमूवल डिसमिसल यहाँ पे हुआ और बाद में जाके रीइंस्टेटमेंट हो रहा है। तो बोला जी पीरियड ऑफ इंटरप्शन बिटवीन सर्विसेज, period of interruption of services between the date of dismissal or removal, है ना, और compulsory retirement, between the date of dismissal, removal और compulsory retirement as the case may be and the date of reinstatement। तो डेट ऑफ रिमूवल डिसमिसल यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे उनका फर्दर रीइंस्टेटमेंट हो गया। अब ये जो इंटरमीडियरी पीरियड है ना, रिमूवल और डिसमिसल और रीइंस्टेटमेंट के भीतर, और साथ ही साथ हम ऐड कर लेंगे सस्पेंशन को भी, ये जो पीरियड है। तो बेसिकली सस्पेंशन से लेके रीइंस्टेटमेंट तक का जो पीरियड है, अरे आवाज सुनाई दे रहा है अभी आवाज सुनाई दे रहा है ना, पीपीटी भी दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है। चलिए, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि सस्पेंशन हुआ, कुछ दिन बाद सर्विस से रिमूव डिसमिस कर दिया गया और बाद में जाकर ही इंस्टेटमेंट हुआ। तो ये जो इंटरमीडियरी पीरियड है, इस पीरियड को बोला जा रहा है कि इसको नॉर्मली हम काउंट नहीं करेंगे एज क्वालिफाइंग सर्विस अनलेस इट इज़ रेगुलराइज्ड एज ड्यूटी और लीव by a specific order of the authority which has passed the order of reinstatement। तो reinstatement का ऑर्डर जिसने पास किया, जब तक उनके द्वारा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आएगा कि इस सस्पेंशन से लेके रीइंस्टेटमेंट, ये जो इंटरमीडियरी पीरियड है, इस पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा, अगर ऐसा कोई ऑर्डर उनके द्वारा पास नहीं किया जाता है तो इस पीरियड को हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अगर उसको आपका अलग से स्पेसिफिक ऑर्डर कर दिया गया तो अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करेंगे, अगर अलग से मेंशन नहीं किया गया तब जाके इसको क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे अब आते हैं हम लोग फॉर फीचर ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन, है ना। 26 में क्या बताया गया,
फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन, अगर कोई रेजिग्नेशन करता है, रिजाइन करता है। हम लोग पहले देखे थे रिमूवल और डिसमिसल। रिमूवल और डिसमिसल के बारे में कहाँ पे बताया गया था, बताइए। रिमूवल और डिसमिसल के बारे में कहाँ पे बताया गया था, कौन सा रूल में था, याद है किसी को? रूल नंबर स्क्रीन नॉट विजिबल, बिल्कुल यहाँ पे एक मिनट प्लीज वेट करिए, मैं दोबारा एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ। चलिए अभी स्क्रीन दिख रहा है, एक बार बताइए। तो हम लोग रिमूवल और डिसमिसल के बारे में देखे थे आपका 24 में। आप याद रख लीजिए कि आपका 2-4 केसेस ही ऐसा होता है रिमूवल और डिसमिसल का, है ना। तो फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन रिमूवल और डिसमिसल, इसके बारे में 24 में आपका बताया गया था। और फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन, फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, तो आपका रूल 26 में बताया गया। क्या बोला जा रहा है, द रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस और ए पोस्ट unless it is allowed to be withdrawn in public interest by the appointing authority entails the forfeiture of past service। तो रेजिग्नेशन अगर कोई करता है तो यहाँ पे आपका पास्ट सर्विस जो है उसको आपका फोरफिट कर दिया जाता है ना। तो ये बात हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। A resignation shall not entail forfeiture of past service if it has been submitted to take up with permission another appointment। मतलब अगर कोई दूसरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए विथ प्रॉपर परमिशन एक पोस्ट को छोड़ता है और दूसरे पोस्ट को जाता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है पास्ट सर्विस जो है उसको फॉरफीचर नहीं किया जाएगा, उसको फॉरफिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिग्नेशन शैल नॉट एंटेल फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस इफ इट हैज बीन सबमिटेड टू टेक अप अनदर अपॉइंटमेंट विथ प्रॉपर परमिशन, है ना। तो प्रॉपर परमिशन लेते हुए दूसरा अपॉइंटमेंट में ज्वाइन करने के लिए अगर कोई बंदा रिजाइन करता है तो यहाँ पे जो प्रीवियस पीरियड है उसको आपका फॉरफिट नहीं किया जाएगा। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वांट्स टू विदड्रॉ द रेजिग्नेशन, किसी ने रिजाइन कर दिया, आप चाहते हो उसको विदड्रॉ करना, तो बोला जाए इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वांट्स टू विदड्रॉ, स्क्रीन अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार बताइए। मुझे लग रहा है इंटरनेट का स्पीड का थोड़ा सा इशू है एक्चुअली। स्क्रीन दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म करिए। आकाश जी विजिबल है, अपर्णा जी आप एक बार चेक कर लीजिए आपका कनेक्शन। नहीं सर, बार बार ये जा रहा है, बार बार आ रहा है, पीपीटी पे दिख नहीं रहा है अच्छा, क्लियरली। तो बाकी और लोगों को भी सेम इशू हो रहा है या नहीं? चलिए और सुबह। वॉइस भी क्रैक कर रही है बार बार आपकी। अच्छा, बाकी लोग तो आपका सेम इशू, सम इशू, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा इशू तो हो रहा होगा, है ना। वॉइस कट, चलिए क्या बता रहे हैं, वॉइस कट हो रहा है बीच बीच में। चलिए अगर कभी भी वॉइस कट होता है ना, आप समझ नहीं पाते हैं तो एक बार बता दीजिएगा तो हम उसको दोबारा आपका रिपीट कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है, आज मैं बाहर हूँ और एक होटल रूम से मैं ज्वाइन किया हूँ, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। वाईफाई तो है बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो है। और वहाँ बिल्कुल बारिश भी बहुत हो रहा है तो उसके कारण से भी थोड़ा सा इशू हो सकता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको देख लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपका वीडियो लिंक भी मैं आपका शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, तो बोला जाए इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वांट्स टू विदड्रॉ हिज रेजिग्नेशन ही कैन सबमिट एन एप्लीकेशन विद इन 90 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज रेजिग्नेशन, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी ने आपका रेजिग्नेशन के लिए आवेदन दिया, वो आपका एक्सेप्ट भी हो गया, बट वो चाहता है कि नहीं, वो चाहता है कि उसको आपका विदड्रॉ कर लेना, तो बोला जा रहा है कि 90 डेज का पीरियड उनको दिया गया, 90 डेज के पीरियड के भीतर वो उसको विदड्रॉ करने के लिए दोबारा आवेदन दे सकता है ना।
तो ये बात हम लोगों को याद रखना होगा, 90 डेज का पीरियड जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वांट्स टू विदड्रॉ हिज रेजिग्नेशन ही कैन सबमिट एन एप्लीकेशन विद इन 90 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज रेजिग्नेशन। तो जब उन्होंने रेजिग्नेशन के लिए आवेदन दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से 90 डेज के भीतर वो उसको विदड्रॉ करने के लिए आवेदन दे सकता है। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखना है। बस ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि जो पोस्ट के लिए वो आपका आवेदन किया गया है ना, वो पोस्ट ही आपका ना रहे, तो ऐसा केस में नहीं चलेगा। बट अदरवाइज ये बात आपका दिया गया है। हालांकि इसमें थोड़ा सा हमको कंट्राडिक्टरी लगता है कि नॉर्मली ये आपका विदड्रॉ करने के लिए आपका बताया गया है, अदरवाइज लियन तो उनका प्रीवियस पोस्ट में रहेगा ही। तो बंदा अगर चाहता है तो उसके आधार पे भी आपका जाके ज्वाइन कर सकता है ना। प्रीवियस पोस्ट में अगर उनका लियन रहेगा, अगर प्रीवियस पोस्ट में उनका लियन रहेगा, है ना, तो लियन आपका नॉर्मली कब रहता है, जब आपका कोई परमानेंट हो जाता है तब जाके उसका लियन रहता है। बट अगर परमानेंट नहीं होता है तब जाके उसका वहाँ पे लियन रहेगा नहीं। मतलब जब टेम्पोररी था उसी दौरान वो आपका रिज़ाइन कर दिया तो आपका वो तो रहेगा नहीं। बट उस केस में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, मान लीजिए वो टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट ही था, है ना, और उन्होंने क्या किया, आपका रेजिग्नेशन दे दिया था, और रेजिग्नेशन देने के बाद वो एक्सेप्ट भी हो गया था, तो बोला जा रहा है 90 डेज के भीतर वो आपका आवेदन दे सकता है और कि आपका उस रेजिग्नेशन जो है उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसको विदड्रॉ कर दिया जाए। इसके लिए विद इन 90 डेज आपका आवेदन दिया जा सकता है। तो ये एक चीज़ हम लोगों को रूल नंबर 26 से याद रखना है। अब आते आगे, बोला जा रहा है व्हेन एन ऑर्डर इज पास्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, when an order is passed by the appointing authority allowing a person to withdraw his resignation and resume the duty, the order shall be deemed to include condonation of interruption of service, but the period of interruption shall not count as क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ पे जो इंटरप्शन का पीरियड रहेगा उस पीरियड को हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट नहीं करेंगे। तो व्हेन एन ऑर्डर इज पास्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी allowing the person to withdraw his resignation and resume the duty, है ना, आपने क्या किया, किसी ने आपका रिजाइन कर दिया था और 90 डेज के भीतर आवेदन दिया, आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, उसको रिज्यूम भी करवा दिया। बट मान लीजिए एक्सेप्ट होने के बाद वो बंदा जॉब छोड़ दिया और मान लीजिए कि 1 महीना वो जॉब में नहीं था, तो ये जो 1 महीने का पीरियड रहेगा, इस पीरियड को हम क्या करेंगे, क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मानेंगे। बट ये पीरियड जो 1 महीने का था उसको भी, उस पीरियड को भी कंडोनेशन किया जाएगा, माफ़ किया जाएगा, उसको हम ब्रेक इन सर्विस नहीं मानेंगे, उसका सर्विस हम कंटिन्यू करेंगे और उस पीरियड को उस जगह से हम हटा देंगे, है ना। तो ये बात हमको याद रखना है जिसके बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट जहाँ पे बताया गया व्हेन द रेजिग्नेशन इज इन ए टेक्निकल फॉर्मेलिटी। तो बेसिकली टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में आपका यहाँ पे बताया जा रहा है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे लियन आपका 2 साल के लिए रहता है और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे वो 3 साल के लिए भी हो सकता है ना। देवेन जी, आप लोग देखे होंगे, याद है किसी को कौन सा वाला एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस था जहाँ पे आपका 3 साल के लिए लियन आपका रिटेन हो सकता है? 2 से 3 साल। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आपका 2 साल रहता है और 3 साल भी हो सकता है। 3 साल कब रहता है, जब नया वाला पोस्ट जहाँ पे हम गए हैं वहाँ पे मेरा लियन बना नहीं, है ना, वहाँ पे मेरा लियन बना नहीं, तो उसको 2 से लेके 3 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता था, है ना। अब बोला जी व्हेन ए रेजिग्नेशन इज ए टेक्निकल फॉर्मेलिटी, तो बेसिकली टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में यहाँ पे हमारा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि टेक्निकल रेजिग्नेशन का बेनिफिट क्या क्या होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन का बेनिफिट क्या क्या होता है। तो 1 नंबर बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस, जो पास्ट सर्विस था उसका बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट मिलेगा कहाँ पे, तो बोला गया सेकेंड बेनिफिट आपको मिलेगा इन फिक्सेशन ऑफ पे,
पे फिक्सेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। और थर्ड बेनिफिट क्या मिलेगा, तो बोला जा रहा है नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेशन पीरियड। अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हुए आप दूसरे जगह पे जाते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका प्रोबेशन पीरियड फर्दर 2 साल का जो रहता है वो प्रोबेशन पीरियड का आवश्यकता नहीं रहेगा। तो ये 3 जो है आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन का बेनिफिट बताया गया। आपको एग्जाम पे 1-2 नंबर का सवाल यहाँ से आसानी से पूछा जा सकता है कि व्हेन रेजिग्नेशन इज with technical formality the benefits of technical resignation are option A the benefit of past service, option B fixation of pay purposes, option C no requirement of probation period, option D आपका all of these। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए फटाफट से। यहाँ पे तीनों जो है हमारा बेनिफिट कहलाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग रूल 27 में, जहाँ पे बोला गया इफेक्ट ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस। जहाँ पे बोला गया इफेक्ट ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस, तो बोला गया इंटरप्शन इन सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंटेल्स द फॉरफीचर ऑफ हिज पास्ट सर्विस एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। इंटरप्शन इन ए सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के सर्विस में अगर कोई इंटरप्शन आता है तो हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे। तो एन इंटरप्शन इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंटेल्स फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस। अगर इंटरप्शन होता है तो हम लोग पास्ट सर्विस का फॉरफीचर भी हो सकता है। बट एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस, नीचे जो केसेस दिया गया ये हमारा एक्सेप्शन है, मतलब इस केसेस में आपका इस इंटरप्शन के लिए पास्ट सर्विस का फॉरफीचर नहीं होगा। तो क्या क्या केसेस यहाँ पे दिया गया, तो नंबर 1 बोला गया ऑथोराइज्ड लीव ऑफ एब्सेंस। कोई बंदा है अनऑथोराइज्ड लीव में नहीं है ना, वो प्रॉपर चैनल में छुट्टी के लिए आवेदन EL CL कोई भी आपका आवेदन दिया है और छुट्टी में था और एब्सेंट था ड्यूटी से, तो ये आपका पीरियड जो है आपका काउंट रहेगा, इसको आप हमारा फॉरफीचर नहीं होगा। Unauthorized absence in continuation of authorized leave of absence so long as the post of absentee is not filled substantively। अगर किसी ने ऑथोराइज्ड लीव में गया है ना, अगर कोई बंदा जो है ऑथोराइज्ड लीव में गया था और उसके बाद जितना पीरियड था, मान लीजिए 5 दिन का छुट्टी लिया हुआ था, बस वो आपका उस छुट्टी को और आपका 5 दिन एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो मान लीजिए आगे वाला 5 दिन जो था वो आपका अनऑथोराइज्ड था। तो बोला जा रहा है ऑथोराइज्ड लीव के बाद अगर अनऑथोराइज्ड लीव भी आ जाता है तब भी जाके हमारा पास्ट सर्विस को फॉरफिट नहीं किया जाता है, अनलेस यहाँ पे देखा जाएगा कि एब्सेंटी जिस पोस्ट में काम कर रहा है वो पोस्ट आपका फिलअप नहीं कर दिया गया, कोई दूसरा आके उसमें ज्वाइन नहीं कर गया। तीसरा केस है सस्पेंशन वेयर इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय रीइंस्टेटमेंट। तो अगर किसी बंदे का सस्पेंशन हुआ था और सस्पेंशन के बाद उनका रीइंस्टेटमेंट हो गया, वो ड्यूटी में ज्वाइन कर गया, तो अगर ऐसा केसेस होता है तो यहाँ पे भी पास्ट सर्विस को फॉरफिट नहीं किया जाएगा। फिर बोला गया ज्वाइनिंग टाइम वाइल ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में ट्रांसफर हो रहा था, इन बिटवीन ज्वाइनिंग टाइम था, तो ये पीरियड भी जो रहेगा यहाँ पे भी जो इंटरप्शन रहेगा उस इंटरप्शन को भी हम आपका फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस नहीं मानेंगे। तो ये कुछ कंडीशन आपका दिया गया था इंटरप्शन के बारे में। अगला पॉइंट क्या बताया गया, तो बोला जा रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल the appointing authority may by order commute retrospectively the period of absence without leave as extraordinary leave। तो जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो बाय ऑर्डर करते हुए जो पीरियड ऑफ एब्सेंस था, जो पीरियड ऑफ एब्सेंस था विदाउट लीव, छुट्टी तो लिया नहीं बट बंदा जो है आपका एब्सेंट था, तो उस पीरियड को अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहता है तो वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव घोषित कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। तो ये बात हमको याद रखना है कि इवन अगर मेरा छुट्टी नहीं था, हम एब्सेंट थे, है ना, मेरे पास कोई छुट्टी नहीं था, मैं एब्सेंट था, फिर भी अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहता है उस पीरियड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 28 में, जहाँ पे बताया गया कंडोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस। कंडोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस क्या बोला जा रहा है,
बोला जी रहे इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंडिकेशन इन द सर्विस बुक। हम लोग क्या देखे थे, अगर किसी भी प्रकार का कोई इशू रहेगा तो सर्विस बुक में उसका जिक्र होना चाहिए, है ना, कि इस पीरियड को कैसे ट्रीट करना है। तो बोला जा रहा है इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंडिकेशन इन द सर्विस बुक एन इंटरप्शन बिटवीन टू स्पेल्स ऑफ सिविल सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट under the government shall be treated automatically condoned and pre-interruption period treated as qualifying service। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने किसी एक जगह पे जॉब किया, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं दूसरे जगह पे जॉब किया, ये बीच में मेरा एक इंटरप्शन था। तो बोला जा रहा है ये प्री इंटरप्शन पीरियड जो है, ये जो इंटरप्शन पीरियड था इसको कंडोन कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। और ये जो पीरियड है और ये जो पीरियड है, इन दोनों पीरियड को एक करके आपका क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाता है, दो स्पेल्स ऑफ सिविल सर्विसेज आर देयर, जिसके भीतर मान लीजिए सर्टेन पीरियड के लिए वहाँ पे इंटरप्शन भी था, तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट चाहता है तो क्या कर सकता है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो आपका पीरियड प्रीवियस वाला था, जो आपका बाद वाला था, इन दोनों को आपका क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट किया जा सकता है। इंटरप्शन पीरियड जो है उसको आपका कंडोन किया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। द इंटरप्शन कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल फ्रॉम सर्विस फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्राइक, है ना। तो यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 2 क्या बताया गया, चलिए 1 मिनट आते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कभी किसी जगह पे इंटरप्शन होता है, और वो इंटरप्शन किस लिए हुआ, तो किसी ने सर्विस से रिज़ाइन किया, डिसमिस किया, रिमूव हो गया, या फिर किसी ने पार्टिसिपेट किया स्ट्राइक में, तो ये वाला जो पीरियड रहेगा तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मानेंगे। द पीरियड ऑफ इंटरप्शन शैल नॉट बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो अगर किसी जगह पे रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल या फिर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर कभी ऐसा होता है कि आपका कोई इंटरप्शन क्रिएट हुआ है, तो उस इंटरप्शन पीरियड को हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट नहीं करेंगे। The appointing authority may consider condonation of interruption in service and to treat the pre-interruption service as a qualifying service। ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर लिया। The appointing authority may take a decision not to condone the interruption in service ओनली इन एक्सेप्शनल एंड ग्रेव सर्कमस्टांसेस, है ना। तो बोला जा रहा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर चाहता है, उनको अगर कभी लगता है कि मेजर कोई इशू है, तो ये जो इंटरप्शन का पीरियड है ये इसको कंडोन नहीं भी कर सकता है ना। अगर वो चाहता है कि उसको कंडोन नहीं करेगा, तो यहाँ पे वो जो सर्विस है उसका आपका क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5 पे इसके बारे में बताया गया। अब आते हैं रूल 29 पे, जहाँ पे बोला गया डेपुटेशन टू द यूनाइटेड नेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन यूएन में या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डेपुटेशन में जाता है, तो बोला जा रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डेपुटेड ऑन फॉरेन सर्विस टू यूनाइटेड नेशन, है ना। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो डेपुटेशन में गया है फॉरेन सर्विस में, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट में या फिर दूसरा कोई बॉडीज में, तो बोला जा रहा है यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो बोला जा रहा है टू पे द पेंशन कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फॉरेन सर्विस एंड काउंट सच सर्विस एज क्वालिफाइंग सर्विस। हम लोग जब फंडामेंटल रूल्स देखे थे तो उस रूल के दौरान भी हम लोग देखे थे कि कोई बंदा अगर फॉरेन सर्विस में जाता है तो वहाँ पे उनको एक आपका कंट्रीब्यूशन देना रहता था। किस लिए, एक पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन देना रहता था, दूसरा लीव के लिए कंट्रीब्यूशन देना रहता था। तो अगर कोई बंदा आपका किसी यूनाइटेड नेशन में या फिर कोई दूसरा बॉडी में, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे भी वो फॉरेन सर्विस में गया हुआ है डेपुटेशन में, तो वो आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, इसके भीतर कोई भी चीज़ जो है वो ऑप्ट कर सकता है। नंबर 1 ऑप्ट क्या कर सकता है, टू पे द पेंशन कंट्रीब्यूशन। वो चाहता है तो पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सकता है। कोई बताइएगा कितना है,
पेंशन कंट्रीब्यूशन, पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज था, याद है किसी को? फंडामेंटल रूल्स में हम लोग देखे हुए थे 28% था। 28% कौन सा वाला के लिए होता है? वो आपका जो सीपीएफ वाला था उन लोगों के लिए, जितना हमको याद आ रहा है 28% था, है ना? 10 प्लस 14 प्लस 4, है ना? 10 प्लस 14 प्लस 4। और अगर पेंशन वाला जो था उन लोगों के लिए कितना कंट्रीब्यूशन था? 18% कंट्रीब्यूशन था, है ना? 18% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था, है ना? आप अगर फंडामेंटल रूल्स को देखिएगा तो वहाँ पे आपका 28 और 18 था। तो ये आपका ओल्ड पेंशन वाला जो है, इन लोगों के लिए आपका 18% का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो बोला जा रहा है टू पे द पेंशन कंट्रीब्यूशन। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है वो उसने पे किया इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सर्विस एंड काउंट सर्विस एज क्वालिफाइंग फॉर पेंशन अंडर दिस रूल। तो डिपुटेशन में कोई गया अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन में देगा तो उस पीरियड को हम लोग पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। सेकेंड केस क्या है? नॉट टू पे द पेंशन कंट्रीब्यूशन। वो अगर चाहता है कि नहीं, हमको ये पीरियड को काउंट नहीं करवाना है, मैं पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है नहीं दूंगा, तो यहाँ पे वो जो पीरियड था, दिस पीरियड शैल नॉट बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन, है ना? तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है रूल 29 में। आगे आते हैं रूल 30 में, जहाँ पे बताया गया वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड 5 ईयर्स बिफोर द रिटायरमेंट। ये वाला सवाल एग्जाम पे आपका पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। रूल नंबर भी इसका याद कर लीजिए। कहाँ पे इसके बारे में बताया गया? वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो मैंने सर्विस में ज्वाइन किया यहाँ से 18 साल के बाद, और मेरा जब रिटायरमेंट होने वाला है उसके 5 साल पहले दो जगह पे हमको क्या करने के लिए बोला गया? बोला जा रहा है वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। मेरा कितना साल का क्वालिफाइंग सर्विस हो रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए बोला गया। क्या बोला जा रहा है? ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑन हिज बीइंग लेफ्ट विथ 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो दो चीज़ हुआ, एक जब मेरा 18 साल कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा मेरा जब 5 साल बचेगा, है ना, बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों के भीतर पहले जो भी आएगा उसमें मेरा क्वालिफाइंग सर्विस का वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है? The verification done under this rule shall be treated as final and shall not be reopened except when necessitated by a subsequent change in rule। तो बोला जा रहा है एक बार अगर ये सर्विस पीरियड का वेरिफिकेशन हो जाता है, क्वालिफाइंग सर्विस का वेरिफिकेशन हो जाता है, तो दोबारा इसको खोला नहीं जाएगा, इस केस को ओपन नहीं किया जाएगा, अनलेस आपका जो रूल है क्वालिफाइंग सर्विस रिलेटेड उसमें आपका कोई चेंज अगर नहीं हुआ है तो इसको दोबारा नहीं खोलना है। ठीक है? बाई 31st जनवरी ऑफ ईच ईयर, by 31st January of each year, a report shall be submitted to the Secretary of the Administrative Ministry or Department giving the details of government servant who were required to be issued a certificate of qualifying service during the previous year, during previous calendar year। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि पिछला जो ईयर था, आप पिछला जो ईयर था उस ईयर में कितना लोगों का क्वालिफाइंग सर्विस कितना हुआ, इसके ऊपर जो सर्टिफिकेट हम जनरेट करेंगे, सर्टिफिकेट हम इशू करेंगे, इसके बारे में कब आपका रिपोर्ट सबमिट होगा? तो बोला जा रहा है रिपोर्ट सबमिट होगा बाई 31st जनवरी ऑफ ईच ईयर। हर साल का 31 जनवरी के भीतर एक रिपोर्ट बनाया जाएगा और उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा टू द सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। उस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का, उस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी रहेगा उनके पास ये रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। और इस रिपोर्ट में क्या रहेगा? तो पिछले साल भर में कितने लोगों का क्वालिफाइंग सर्विस कितना हुआ, उसमें कौन कौन सा लोगों को हम ये सर्टिफिकेट इशू किए, उसका जिक्र इस जगह पे किया जाएगा। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलिए, बाकी लोग एक बार बताइए ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए। चलिए, अपर्णा जी अभी दिख रहा है, अच्छा। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक ही हम लोग रखेंगे। ठीक है? उसके बाद चलिए, विजिबल है।
चलिए एक काम करते हैं, आज हम लोग यहाँ तक ही समाप्त करते हैं, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद अगला क्लास में हम लोग आगे का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है।